हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स पॉइंट के न्यू वर्जन के वन शॉट रिवील लेक्चर में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4, 12th क्लास का अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर नंबर 4। अगर चैप्टर वाइज देखा जाए शुरू से तो चैप्टर नंबर 4 है, बट अगर पार्टनरशिप के हिसाब से देखा जाए तो पार्टनरशिप फंडामेंटल पहला चैप्टर था, उसके बाद गुडविल चैप्टर था, और तीसरा चैप्टर ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये तीसरा चैप्टर है, बट पहला एनपीओ था, इस वजह से ये चौथा नंबर चैप्टर बन जाता है। तो चलिए चौथा नंबर चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है साझेदारी का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। ठीक है सर, तो चलिए ध्यान दीजिए, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है सर, तो इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि दिए गए इंफॉर्मेशन में से इन विच सिचुएशन, कौन से सिचुएशन में द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म टेक्स प्लेस, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कौन से सिचुएशन में फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि निम्नलिखित में से इस स्थिति में एक फर्म का पुनर्गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, क्या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरों के बीच चेंज होता है तब ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब कोई नया साझेदार आता है तब हमारे फर्म का पुनर्गठन होता है। बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, एट द टाइम ऑफ डूइंग पास्ट एडजस्टमेंट, जब पास्ट एडजस्टमेंट करना होता है तब होता है। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए में होता है, बी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर डी आंसर गलत है। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अलग से करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को छोड़ देंगे और आगे बढ़ते हैं थ्योरी क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हुए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 भी छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे कि क्लासरूम में बहुत सारा पढ़ाई होता है, जिसमें से इस तरीके के सवाल बहुत सारे बनाए जा चुके हैं, तो अभी ऑब्जेक्टिव में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं, न्यूमेरिकल है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है सर, लिखा है ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन पर रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन, कहता है कि जब साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा, क्या होगा सर? गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होगा, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि वर्तमान साझेदारों को हानि होगा, नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब कहता है कि वर्तमान साझेदारों को न लाभ होगा और न हानि होगा, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सर? तो देखिए, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी पुनर्गठन होता है व्यवसाय का, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को लिखना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो पहले से रिकॉर्ड नहीं है, लिखी नहीं गई है, उसको लिखने से बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है, और जब बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है तो सर क्या होता है, जो साझेदार पहले से होता है वो लॉस होता है। पर फीस द आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी अभी करने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है ए, B and C are partners in a firm. If D is admitted as a new partner, कहता है कि पहले से A, B, C 3 पार्टनर हैं फर्म में, साझेदारी में 3 पार्टनर हैं। अगर D नाम का एक नया साझेदार एडमिट हो जाता है एज अ न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार के रूप में साझेदारी व्यवसाय में एंट्री ले लेता है, तो क्या होगा सर? ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, क्या पुराना फर्म डिसॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिसॉल्व, बिल्कुल नहीं। अरे फर्म थोड़ी डिसॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब पुराना पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा और नया पार्टनरशिप बनेगा, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कौन सा अकाउंट है? पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या एसेट्स अकाउंट, कौन सा अकाउंट है सर? तो आपको बता दें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, जिसका रिजल्ट या तो प्रॉफिट या तो लॉस निकल के आता है। इसके वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट बन जाता है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। लिखा है
द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में यानी पुनर्मूल्यांकन खाता में जो भी रिजल्ट आता है, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, एसेट का रिवैल्यूएशन करने से तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा, उस प्रॉफिट लॉस को पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है रेशियो में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कौन से रेशियो में ट्रांसफर करते हैं? तो आंसर हो जाएगा उनके पुराने अनुपात में यानी ओल्ड रेशियो में। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बात? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। लिखा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म डज नॉट टेक प्लेस व्हेन देयर इज। फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है तब, कब नहीं होता है? जब नए साझेदार का प्रवेश होता है यानी एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होगा तो क्या रिकंस्टिट्यूशन नहीं होगा? क्या होता है सर? नॉट पूछा है, कब नहीं होता है, इसमें तो होता है। डेथ ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर का डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए तो भी होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो जाए यानी पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो जाए तो नहीं होता है। एमाल्गमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म, इस समय भी रिकंस्टिट्यूशन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकमात्र ऑप्शन है जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन नहीं होता है। ठीक है सर, पार्टनरशिप फॉर्म ही अगर डिसॉल्व हो गया, फॉर्म ही नहीं रहा तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए बी सी और डी ये चार पार्टनर हैं और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी छोटा सा सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है, फार्मूला यूज कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला बताइए ना, क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला? हमने सेक्रीफाइस किया है, ये कैसे पता चलेगा? तो पहले हमको ज्यादा मिलता था, अभी कम मिलता है, इसलिए हमने सेक्रीफाइस किया है। यानी ओल्ड रेशियो पहले ज्यादा था, उसमें से माइनस कर देंगे, अब जो है यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आंसर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में पूछता है फार्मूला, इसलिए ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है गेनिंग रेशियो मींस। गेनिंग रेशियो का फार्मूला बोलिए। हमने गेन किया है यानी कि पहले कम मिलता था, अब ज्यादा मिलता है, यानी कि अब जितना मिलता है उसमें से माइनस कर देंगे पहले जितना मिलता था, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में, 19 में, 21 में, है ना, 23 में भी आया होगा, फिर अभी इस बार भी आ जाएगा। आगे लिखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छोटा सा, इसमें पूछा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में पूछा है, फार्मूला यूज कीजिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, निकल के आ जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 देखिए, लिखा है इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब एक साझेदार का एडमिशन होने वाला होता है यानी कि प्रवेश होने वाला होता है, तो सम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स, तो कुछ प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस बुक में रहता है पहले से। इट विल ट्रांसफर टू, तो इसको कहां ट्रांसफर करते हैं? पार्टनरों का प्रॉफिट बचा हो या लॉस बचा हो पहले से तो पार्टनरों को दे देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में दे देंगे, ओल्ड रेशियो में दे देंगे। क्लियर है? सबका आंसर मिल गया। अब देख लीजिए क्या पूछा है, कहां ट्रांसफर करेंगे ऐसा पूछा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। दो तरह का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, कौन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? तो कहता है कि जब कोई नया साझेदार आ रहा है तो नया साझेदार को थोड़ी देंगे, अगर पुराना प्रॉफिट या पुराना लॉस बचा है तो नया साझेदार को उसमें से नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू। एसेट्स और लायबिलिटीज जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं रिवैल्यूड वैल्यू पे। कहां दिखाए जाते हैं रिवैल्यू? मतलब कि संपत्ति और दायित्व को उनको पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। कहां पे? न्यू बैलेंस शीट में, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 17 पे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि करंट अकाउंट इज, चालू खाता है। क्या है करंट अकाउंट? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा है एग्जाम में। करंट अकाउंट कौन अकाउंट है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करंट अकाउंट सिंपल सेंस करंट अकाउंट इसका बनता है पार्टनर होगा ना, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बोलिए। पार्टनर्स जहां आ जाते हैं वहां अकाउंट कौन सा बन जाएगा? क्लियर है सर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। लिखा है ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर, एडजस्टमेंट किया जाएगा। किसका एडजस्टमेंट किया जाएगा? अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन आता है तो किसका एडजस्टमेंट किया जाएगा? गुडविल का बिल्कुल किया जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का बिल्कुल किया जाएगा, रिजर्व का भी किया जाएगा, यानी कि सभी के। डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेट मतलब रेशियो कैन टेक प्लेस, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है, कब परिवर्तन हो सकता है?
विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टनर, सभी साझेदारों की सहमति हो सकता है। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, किसी साझेदार के एडमिशन पर हो सकता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर कर ले, यानी कि जब कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण कर ले तब हो सकता है, यानी कि सभी समय में हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इन ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन, तुरंत सभी परिस्थितियों में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लिखा है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्टिंग टू। कहता है कि अगर डिक्रीज हो जाए, वैल्यू घट जाए, किसका वैल्यू घट जाए, लायबिलिटी का वैल्यू घट जाए रिकंस्टिट्यूशन के समय पर, तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, लायबिलिटी का वैल्यू घटेगा तो फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, देख लीजिए गेन होगा। ऑप्शन नंबर ए, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 21, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। बताइए ना, अगर पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ को साझेदारों के बीच बांटते हैं, कौन सा अगर प्रॉफिट हो गया रिकंस्टिट्यूशन करते समय में, रिवैल्यूएशन करते समय में अगर कोई प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट को कौन से अनुपात में, कौन से रेशियो में बांटते हैं सर, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि फॉर द फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, देखिए ड्राइंग पार्टनर, उस ड्राइंग पर फॉर्म क्या है, फॉर्म के लिए तो मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म के लिए क्या है, पार्टनर के लिए पूछता है तो पार्टनर के लिए वो लॉस है, लेकिन फर्म के लिए इनकम। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 23 करता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन, यानी कि वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। क्या होता है सर, रिवैल्यूएशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है ना, वर्तमान साझेदारों में लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हुआ है ना, तो उससे क्या होता है सर, रिकंस्टिट्यूशन होता है, यानी कि फर्म का पुनर्गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद लिखा है 24, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इन, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जो एग्रीमेंट होता है वो अगर चेंज हो जाए तो उससे क्या होता है सर, फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, या फर्म का डिसोल्यूशन होता है, या एमाल्गमेशन होता है, इनमें से कुछ नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिकंस्टिट्यूशन होता है, यानी कि फर्म का पुनर्गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आ जाइए, बस खत्म होने वाला है 24 पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 चेंज इन, क्वेश्चन नंबर 24 जरा गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, यस 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज होता है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में परिवर्तन होता है अगर, तो क्या होगा सर, क्या होगा अगर एग्रीमेंट में परिवर्तन होता है तो चेंज द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, पार्टनरों के रिलेशनशिप में चेंज आएगा। क्या आएगा, पार्टनरों के रिलेशनशिप में चेंज आएगा सर। दूसरा, रिजल्ट इन द एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस का एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा। डिसॉल्व द पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का विघटन हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं होगा, और नॉन ऑफ द। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होना चाहिए, तो बोलिए सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर चेंज आता है तो पार्टनरों के रिलेशन क्या होते हैं, बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए हो गया। उसके बाद आइए 26 पे। 26 नंबर फिर से सेक्रीफाइसिंग पूछा है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जो कि अगेन फिर से एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है। लिखा है ऑन रिकंस्टिट्यूशन, यानी कि पुनर्गठन पर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट विल रिजल्ट इनटू, कोई संपत्ति अगर बढ़ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा बिजनेस पर, या पार्टनरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे सर संपत्ति बढ़ जाएगा तो फायदा होगा ना, संपत्ति बढ़ जाएगा तो फायदा होगा, तो संपत्ति बढ़ेगा तो फायदा होगा, यानी कि गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसीडर्ड एज, सामान्यतः पूंजी पर ब्याज को माना जाता है, क्या माना जाता है,
पूंजी पर ब्याज, कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एप्रोप्रिएशन माना जाता है, एसेट, एक्सपेंस, नन ऑफ दिस क्या माना जाता है? पूंजी पर ब्याज को क्या माना जाता है सामान्य तौर पे? बोलिए। तो सिंपल सी बात है, पूंजी पर ब्याज को आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, इसलिए हम लोग उसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म रिजल्ट इनटू। अगर इंक्रीज हो जाता है, वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो जाता है रिकंस्टिट्यूशन के समय पर, किस समय पर? रिकंस्टिट्यूशन के समय पर अगर वैल्यू, एसेट का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाता है यानी बढ़ जाता है, तो क्या होगा सर? अरे ये तो वही बात हो गया ना, अभी तो हम लोग किए थे ऊपर, एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो पार्टनरों को प्रॉफिट होगा, यानी गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी। कहता है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, यानी ऐसा संपत्ति जिसको पहले रिकॉर्ड नहीं किया गया था उसको अब रिकॉर्ड किया गया है, तो फर्म पर क्या असर पड़ेगा, पार्टनरों पर क्या असर पड़ेगा? तो सर अनरिकॉर्डेड एसेट था, संपत्ति कोई ऐसा था जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, अब रिकॉर्ड किया जाए तो संपत्ति एक आया ना, संपत्ति बढ़ा ना बिजनेस में, और संपत्ति बढ़ता है तो पार्टनरों को गेन होता है, फायदा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जल्दी से कीजिए क्वेश्चन नंबर 31 और खत्म करते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 31 में, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन फिर से पूछा है कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको रिकॉर्ड करेंगे रिकंस्टिट्यूशन के समय पर तो क्या होगा? तो लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड था, पहले से रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी बढ़ेगा ना, यानी कर्ज बढ़ गया ना, कर्ज बढ़ना नुकसान माना जाता है, लॉस माना जाता है, तो क्या हो जाएगा? गेन नहीं, लॉस हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? इसी के साथ आपका ये चैप्टर बहुत ही आसानी से सिंपल सा खत्म होता है। ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।